अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है किंग डिमांड कर्व। अभी तक इकोनॉमिक्स के अंदर हमने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है वो है डिमांड कर्व। ठीक है, अब डिमांड कर्व में हम बहुत डिटेल में उसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये यूनिक टॉपिक जो है इसको आज हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे और इसकी हिस्ट्री से लेके इसके एग्जाम्पल्स तक हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको डिटेल से स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री किसने शुरू किया था। एक्चुअली 1939 में पॉल सूजी एक इकोनॉमिस्ट था जिसने इसका आइडिया दिया है किंग डिमांड कर्व का। उसने कहा कि जो ओलिगोपोली की मार्केट जो होती है उसमें हम आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसीजन जो लिया जाता है वो किसके बेस पे, किंग डिमांड कर्व के बेस पे वो डिसीजंस लिए जाते हैं। अब जो आम नॉर्मल डिमांड कर्व जो होती है वो हमें पता है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो पे उसमें अप्लाई होता है, लेकिन इसका जो केस है वो कुछ डिफरेंट है। ये किंग डिमांड कर्व सिर्फ ओलिगोपोली मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम डिफिनीशन को देख लें, इस पेपर में पॉल सूजी ने इसको क्या डिफाइन किया था। उसने कहा था कि किंग डिमांड कर्व illustrates the interdependence of oligopoly, the interdependence of oligopolistic market and the price rigidity of oligopolistic market। लास्ट लेक्चर में हमने ये दो चीज़ें डिस्कस किए थे कि ओलिगोपोली मार्केट जो होती है वो हमेशा इंटरडिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो अपने डिसीजन में दे आर नेवर इंडिपेंडेंट। वो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये उसका एक फीचर था। दूसरा, वहाँ पे प्राइस रिजिडिटी होती है कि वो प्राइस जो है ना, वहाँ पे प्राइस कंपटीशन नहीं होती। वो कोशिश करते हैं कि प्राइस एक जगह पे रहे, ठीक है, लेकिन वो अपने मार्केट शेयर को कंटिन्यू रख सके, अपना उनके मार्केट के का जो शेयर है वो कोई दूसरा उनसे ना ले सके। इसको हम क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब इसकी कई डायग्राम किस तरह से बनती है आइए देखते हैं। यहाँ पर भी जो मार्शेलियन क्रॉस की तरह यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पे और प्राइस वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है, अब डिमांड कर्व हमें पता है कि हम डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्रा करते थे, लेकिन इसकी शेप कुछ ऐसे होगी। इसको क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू। यहां से हम डॉटेड लाइन पे करेंगे, ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है इस केस में। ठीक है, अब ये प्राइस और
नहीं, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू कर्व है। इन इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की डायग्राम को, हम इस तरह के कर्व को जो कि एक पॉइंट पे आके बेंड हो, इसको हम क्या कहते हैं, किंग डिमांड कर्व कहते हैं। अब इस पॉइंट से एबाव का पोर्शन और बिलो का जो पोर्शन है, इसको हमें समझना है कि यहां पे प्राइस इलास्टिक किस पॉइंट पे है और इन इलास्टिक यहां पे क्या है, इस पॉइंट पे। यहां इस पॉइंट से आगे का जो पोर्शन है प्राइस इलास्टिक पोर्शन है, ठीक है। अब यहां पे प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा चेंज होगा, इस पोर्शन से अबव पे। इस पॉइंट से बिलो जो है, ये क्या है, प्राइस इन इलास्टिक पोर्शन है। ये प्राइस इन इलास्टिक इस तरह है कि जब हम प्राइस को चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड पे थोड़ा कम चेंज आ जाएगा, प्रोपोर्शनल चेंज जो होता है वो कम आएगा। अब हमने दो चीजें पढ़ी, मैंने आपको बताया था कि इंटरडिपेंडेंस एंड प्राइस रिजिडिटी। अब जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्राइस को रिजिड रखने की कोशिश करते, प्राइस कंपटीशन नहीं होता, ये बात हमने की है। वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं कि ये क्यों ऐसा करते हैं, प्राइस रिजिड क्यों होता है, यहां पे रिजिडिटी क्यों होती है। इसलिए होती है कि यहां पे प्राइस को चेंज करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर प्राइस को बढ़ाया जाए, यहां पे दो केस हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि प्राइस को बढ़ाने से क्या होगा और प्राइस को घटाने से, प्राइस को डिक्रीज करने से क्या होगा। फर्स्टली हम देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज इन प्राइस क्या है, इंक्रीज इन प्राइस। आइए देखते हैं कि एक मोनोपोलिस्ट अगर अपनी प्राइस को देख ले, ओलिगोपोलिस्ट, ओलिगोपोली का हमने कहा है कि फ्यू फर्म्स होते हैं, उनका आपस में जो है ना प्राइस कंपटीशन नहीं होता। लेट्स से एक फर्म कोका कोला अपनी प्राइस लेट से बढ़ा देता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा देखते हैं। क्योंकि कोका कोला और पेप्सी, ये हम कह सकते हैं कि ये एक मोनोपोली की एक एग्जांपल है, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक जो मार्केट है उसकी हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। अब यहां पे जो सिनेरियो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, इसको दोबारा ड्रा करते। ओके, ये क्या है, हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है। अब हमने यहां पे वो ऊपर वाला केस करना है, ये हमारे पास P1 है, ये क्या है, Q1 है। लेट से अब एक फर्म, मोनोपोलिस्ट के अंदर एक फर्म अपनी प्राइस बढ़ा देता है, P2 प्राइस बढ़ा दिया। अब यहां पे ये Q2 है। इसको अगर प्रोपोर्शनली देखा जाए, इस केस में एक फर्म ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है ज्यादा कम होगा इन प्रोपोर्शन। इलास्टिसिटी में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरा कितना परसेंटेज चेंज कम हुआ है या ज्यादा हुआ। यहां पे हम एक फर्म ने जितना अपने प्राइस को बढ़ाया है उससे ज्यादा उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हुई है। वो किस लिए, वो इसलिए कि अब उसने जब प्राइस को बढ़ा दिया है तो यहां पे इंटरडिपेंडेंसी होती है। फर्म्स हमेशा ओलिगोपोली में अपने राइवल्स को देखते हैं। उसने प्राइस बढ़ा दिया है तो दूसरे अपने प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे कि अगर इसने बढ़ा दिया तो मेरी डिमांड ज्यादा होगी। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। अब उसको क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, उसने अपने प्राइस को ए स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस
leads to a large decrease in क्वांटिटी डिमांड, ओलिगोपली के केस में। ठीक है, यहां पे क्या हो गए, अदर राइवल्स डू नॉट फॉलो दिस डिसीजन, द डिसीजन ऑफ इंक्रीज इन प्राइस बाय अ पार्टिकुलर फर्म। यहां पे मैंने पहले भी आपको बताया ये इंटरडिपेंडेंसी होती है। अगर इसने बढ़ा दिया तो दूसरा कहेगा कि इसकी प्राइस तो बढ़ गई है, इसकी मार्केट शेयर को मैं क्या करूंगा, लूंगा, इसलिए अपने प्राइस को इसी जगह पे रखेगा। उसकी देख ले, अब एक फर्म पेप्सी ने अपनी प्राइस बढ़ा दी है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड Q1 से Q2 पे आ गई। अब कोका कोला क्या करेगा, अपनी प्राइस को P1 में ही रखेगा और उसकी क्या है, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, तो उसका टोटल रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन फ्रॉम पेप्सी, क्योंकि उसने अपनी प्राइस नहीं बढ़ाई है, प्राइस इसी पॉइंट पे ही है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी डिमांड अब ज्यादा है और दूसरे की क्या हो गई, कम हो गई है। एक ये केस आ गया। दूसरा केस हमारा क्या होगा, डिक्रीज इन प्राइस। क्या है, डिक्रीज इन प्राइस। अब एक फर्म क्या करती है, ये क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास Q1 है, ये P1 है। इस केस में अगर कोई फर्म अपनी प्राइस को डिक्रीज करती है, P1 से P2 पे आ गई और ये Q1 से Q2 पे, यहां पे एक चीज साफ नजर आ रही है, प्राइस ज्यादा बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड उसकी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। ठीक है, और दूसरा इस केस में मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस कोई एक पर्टिकुलर फर्म ओलिगोपोली के अंदर अपनी प्राइस को बढ़ा दे तो दूसरा उसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जब प्राइस कम कर दे तो दूसरा जो राइवल्स होंगे, जो दूसरे ओलिगोपोलिस्ट होंगे, वो प्राइस को कम करेंगे। उनको ये खौफ होगा, ये टेंशन होगी कि इफ अगर हमारी प्राइस ज्यादा रही तो दूसरे ने कम किया तो वो हमारी मार्केट शेयर को उड़ा लेगा, क्योंकि ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो कहेगा कि यार अगर मैंने प्राइस कम कर दी तो दूसरा मेरी शेयर को क्या करेगा, मार्केट शेयर को लेगा, मेरी क्वांटिटी डिमांड मजीद कम हो जाएगी, फिर वो भी क्या करेगा, प्राइस को कम करेगा। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या है, अ लार्ज डिक्रीज in price leads to a small increase in quantity demand. Other rivals will follow the firm and reduce their prices to maintain its market share. अब इनको कंपेयर करके देखते हैं। यहां पे क्या किया, दूसरे फर्म ने अपनी प्राइस को कम कर दिया पहले फर्म को देख के। यहां पे जो दूसरे फर्म्स हैं उन्होंने प्राइस को नहीं बढ़ाया, वो उसी जगह पे रहे। चीज क्या है, देख लिए, जो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इंक्रीज कर ले या डिक्रीज कर ले, फायदा
किसी को भी नहीं है। यहां पे अगर एक फर्म इंक्रीज कर लेता है तो उसकी डिमांड कम हो रही है, ठीक है। यहां पे क्यों? क्योंकि यहां पे क्या करते हैं, दूसरे फर्म्स उसको फॉलो नहीं करेंगे, उनकी डिमांड ज्यादा है, जिसने प्राइस बढ़ाया था उसकी चीजों की डिमांड कम हो गई, उसका टोटल रेवेन्यू कम हो गया, इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं हुआ। एक बात यहां पे एक फर्म ने डिक्रीज कर दिया, ओलिगोपोली फर्म ने, तो दूसरों ने भी उसको देख के डिक्रीज कर दिया, क्योंकि उनको खौफ ये था कि अगर उसने प्राइस कम कर दी एक पर्टिकुलर फर्म में ने, तो हमारे कस्टमर्स भी उनके पास चले जाएंगे, वो भी खौफ में आके अपने प्राइस को कम करेंगे। अच्छा, दूसरा यहां पे एक और केस है, यहां पे प्राइस को इतना ज्यादा कम किया है एक पार्टिकुलर में, लेकिन इसकी क्वांटिटी डिमांड को अगर आप देखें ये प्रोपोर्शनली इससे बहुत कम है। ये किस वजह से? ये इस वजह से है कि दूसरे फर्म भी अपने प्राइस को कम करते हैं, ठीक है। अपने प्राइस को कम करने से इसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। यहां पे पार्टिकुलरली इसको देखे प्राइस से ज्यादा क्वांटिटी डिमांड इसकी कम हो रही है, इस वजह से कि दूसरे फर्म्स जो होते हैं वो इसको फॉलो नहीं करते, वो अपने प्राइस को स्टिकी रखते हैं, ठीक है, रिजिड रखते हैं, तो इसकी डिमांड बहुत कम होती है क्योंकि दूसरे फर्म की प्राइस उससे कम है। यहां पे दूसरे फर्म्स ने भी प्राइस को कम किया उसके साथ साथ, इसी वजह से उसकी चीज़ों की जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि इस केस के अंदर, ये इस चीज़ से साफ नहीं हो रहा, मैं टिश्यू पेपर से इसको साफ कर देता हूं। हमने अभी तक पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम के लिए, मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये इक्विलिब्रियम के लिए हम आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज़ करते थे, लेकिन ओलिगोपोली के केस में ये चीज़ हम क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फर्म के जो है आउटपुट लेवल, आउटपुट डिटर्मिनेशन किस चीज़ से होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व से हम आउटपुट डिटरमिन करते हैं कि उसने कितनी आउटपुट करनी है। यहाँ पे इसका एक डायग्राम ड्रा करते हैं, ओके। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ओके। ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है और प्राइस कर्व है, ठीक है। अब अगर हम चाहें इसका मार्जिनल रेवेन्यू ड्रा करना चाहे तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू हम ऐसे ड्रा करेंगे, हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ट्वाइस स्टीप देन एवरेज रेवेन्यू इस केस में, ओके। और यहां पे एक और चीज है, देखिए क्या हुआ, यहां से ये स्टीप, मार्जिनल रेवेन्यू इज स्टीपर देन, ट्वाइस स्टीपर देन एवरेज रेवेन्यू। इस पॉइंट पे आके ये यहां तक Q1 तक एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल इख्तियार की, फिर दोबारा ये स्टीपली जो है ना नीचे चला गया है। अब यहां पे अगर हम देख ले, इसका अगर हम मार्जिनल कॉस्ट ड्रा कर ले, MC1, ये इसकी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। और यहां पे एवरेज रेवेन्यू क्या है, ये है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका इक्विलिब्रियम यहां पे बनता है, लेकिन इस केस में हम इस चीज को नहीं देखते। हम आउटपुट डिटर्मिनेशन किस चीज से करते हैं, एवरेज रेवेन्यू से करते हैं इन केस ऑफ ओलिगोपोली। ये क्या हमें बता देता है, किंग डिमांड कर्व हमें बता देता है। लेट्स से अगर इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है यहां से MC2 में,
देखिए कॉस्ट कम हो या ज्यादा हो, इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताई थी, यहां पे प्राइस कम है या ज्यादा है, जितना भी उसकी कॉस्ट कम होती है या ज्यादा होती है, एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, ओलिगोपोलिस्ट, वो प्राइस पी ही चार्ज कर लेता है। ठीक है, अपने फर्म के अंदर कॉस्ट, अब MC1 पे भी वो P1 कॉस्ट कर रहा है, MC2 पे भी P1 क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, जो कि उसका इक्विलिब्रियम प्राइस है। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।